हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है पोकार एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आज डीएसएस में कॉलम एंड बीम कनेक्शन लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में वेब एंगल डिजाइन किया, अब हम बात करेंगे सीट एंगल अनस्टीफन कनेक्शन। अब बात कर लेते हैं पहले अनस्टीफन कनेक्शन के लिए। तो आप देख लीजिए फिगर में, एक फिगर है स्टीफन के लिए और एक है अनस्टीफन कंडीशन के लिए। दैट इज बीम ISLB 350 एंड its area 200 kilonewton load and which is connected to the column of ISHB and design a suitable sheet angle। आपको लिखा होगा स्टीफन करना है या अनस्टीफन करना है, याद रखिएगा। अनस्टीफन करना है तो आपको एंगल सेक्शन ही प्रोवाइड करना है एंड M16 यहाँ पे आपको डायमीटर ऑफ बोल्ट इज गिवन एज M16 एंड अगर आपको नहीं दिया है बोल्ट का ग्रेड तो आप ले लेना 4.6 ग्रेड ऑफ दी बोल्ट और प्लेट के लिए 410। ओके, अगर नहीं दिया है तो, और अगर दिया है तो इट्स ओके। ठीक है, तो स्टेप 1 जो आपका था, स्टेप 1 जो स्टेप 1 वेब एंगल में था वही यहां पे भी रहेगा। आपको पहले प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है दोनों की, नंबर 1 ISLB और सेकंड इज ISHB की। और दूसरी चीज सीट एंगल है वो तो यहां देख लीजिए, वेब एंगल जो आपका था कुछ इस तरह से था और सीट एंगल जो है कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सीट एंगल जो होता है वो नीचे की ओर होता है। ठीक है, इस टेबल में से अगर आप ले रहे हो तो पेज नंबर 12 एंड 13 फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपको IS बोर्ड से अगर ले रहे हो तो कहां से फाइंड आउट कर सकते हो। आज मैं बता रहा हूं फॉर दी स्टील टेबल और उनका एक रीजन भी है। वहां पे ये जो वैल्यू है रेडियस एट रूट वो IS 800 में नहीं दी होगी, वो आपको स्टील टेबल से ही मिलेगी। एंड ISHB दैट इज इन पेज 25। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डिफाइन दी प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सेक्शन, क्योंकि वो आगे जाके हमें काम आने वाली है। स्टेप नंबर 2 दैट इज द शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो आपको मैंने पहले लेक्चर में ही बताया, यहाँ सेकंड लेक्चर चल रहा है, उससे पहले जो लेक्चर है नंबर 1 वो आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। वहां मैंने आपको समझाया है कि NN की वैल्यू जो है फॉर द सिंगल शियर इट इज 1 एंड B जो लेते हैं दैट इज 5/4 into d square multiplied with 0.78 FU 400 √3 1.25 NN that is 1 for the single shear and NB is 0.78 into 5/4 d square and dia is given as 16 square and that is 29 into 10 raised to power 3 Newton, 29 kilo Newton, that is the shear capacity of bolt। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 दैट इज द bearing capacity of the bolt 2.5। अब केबी के लिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखा दिया है दैट इज 0.5 टी। आप जो थिकनेस देख रहे हो वो आपको सीट एंगल कहां प्रोवाइड करना है, कुछ इस तरह से था फिगर में, आप देख लीजिए, यहां मैं दिखा रहा हूं आपको। तो यहां जो थिकनेस होगी यहां तो आपकी एंगल सेक्शन की होगी, एंगल सेक्शन जो आपको चूज करना है। एंड सेकंड वन जो आपके यहां कॉलम जो है, कॉलम की जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज होगी उनकी होगी। तो आपको देखना है ISHB में 200 के लिए जो हमने प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की थी उनमें से एंगल सेक्शन जो आप ले रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो। तो लेट अभी तो एज्यूम किया नहीं है हमने क्योंकि वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई ही नहीं है अभी तक। तो क्या करोगे, मिनिमम थिकनेस अब यहां आप जो पुट करोगे वो इनके ही कॉलम सेक्शन की जो थिकनेस ऑफ दी फ्लेंज होगी वही हम पुट कर देंगे। और याद इतना रखना है लास्ट में कि जो आप सेकंड एंगल सेक्शन जो आप यूज कर रहे हो वो इससे बड़ा होना चाहिए। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं, एंगल सेक्शन जो भी आप चूज कर रहे हो इससे आपका थिकनेस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेट सपोज 9 है तो हम 12 यूज करेंगे। ओके, और ये जो 16 ही रहेगा 400 डिवाइड बाय 1.25। तो आंसर ऑफ दिस इज 57.5 किलो न्यूटन। ओके, तो अब बात करते हैं जो आपकी बोल्ट वैल्यू है, बोल्ट वैल्यू। अब बोल्ट वैल्यू जो होती है 29 किलो न्यूटन रहेगी क्योंकि मिनिमम ऑफ शियर एंड मिनिमम ऑफ
बेयरिंग दोनों में से जो भी मिनिमम है वही आपको चूज करनी होगी, ठीक है। तो बोल्ट वैल्यू आपकी होगी 29। और जो लोड मिलने वाला है दैट इज लोड कैरी करना है ईच फेज पर दैट इज 100 किलोन्यूटन डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 200 डिवाइड बाय 2 दैट इज दी 100 किलोन्यूटन। अब नंबर ऑफ वोल्ट्स फाइंड कर लीजिए, दैट इज 100 डिवाइड बाय जो आपका वोल्ट वैल्यू था दैट इज 29, सो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 4 नंबर्स। ओके, तो आपको प्रोवाइड क्या करना है, 2 वोल्ट एंड 2 रो। ओके, मतलब क्या है उनका कि आपको लेट्स सपोज यहां 2 वोल्ट प्रोवाइड किए, इसी तरह से इसके पीछे भी 2 वोल्ट और होंगे, तो मतलब 4 हो गए 2 रोज of the 2 volts. So total number of volts required 16 mm गया, it is 4 numbers. Okay, चलो तो अब हम बात करते हैं लेंथ जो रिक्वायर्ड है, एंगल सेक्शन आप जो चूज करने वाले हैं। तो यहां देख लीजिए, पहले तो आपको इस तरह से एंगल सेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये कॉलम के साथ अटैच होगा, तो उनके लिए हम बात कर लेते हैं। हमने क्या प्रोवाइड किया है, 2 वोल्ट्स है, 2 वोल्ट्स है, 2 रो में है बट एक्चुअली 2 वोल्ट्स है, नंबर 1 नंबर 2। तो इनकी मिनिमम जो लेंथ चाहिए, एक तो पिच होनी चाहिए और एक तरफ से एज डिस्टेंस और दूसरी तरफ से एक एज डिस्टेंस। तो मिनिमम जो लेंथ जो मिलनी चाहिए आपको, ये लेंथ मिनिमम दैट इज व्हाट एज डिस्टेंस। अब एज डिस्टेंस आपको मिलेगा 1.7 इंटू D0 से। 1.7 इंटू D0 के लिए मैंने बताया था आपको 18 mm होगा, 16 plus 2 in the first lecture, so it will be approximately 35 mm, 33 plus या 32 plus आएंगे, but in digit number that is 35 mm। अब बात करते हैं पिच वैल्यू, पिच जो होगा 2.5 into D, so 2.5 into 16 is 40 mm। Okay, so edge distance that is 35 plus 40 plus 35, so minimum requirement is 110 mm। तो आपको सेक्शन इस तरह से चूज करना है जिसकी एक जो लेंथ है दैट इज मोर देन 110। ठीक है, अब इतना आइडेंटिफाई हो गया, 110 से वो ज्यादा होना चाहिए, दैट इज श्योर। अब इनकी भी बात कर लें, क्योंकि अगर आप एंगल सेक्शन लेंगे और अगर इक्वल एंगल सेक्शन ले रहे हो तो दोनों तरफ एक समान ही लेंथ होगी, बट अनइक्वल लेंथ ले रहे हो तो लेट सपोज यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे कुछ और हो सकता है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए वो हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ जो लेंथ आपको फाइंड करनी थी, लेट सपोज उनके लिए आपको करना क्या है, एक एग्जांपल के स्वरूप आपको बताया है। स्ट्रेस इनटू एरिया, दिस इज द एरिया, थिकनेस है उनकी और उनका आपकी लेंथ के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और रिएक्शन है इनटू आप सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर ये इक्वेशन याद कर रहे हो तो यहां से आप बी को इक्वेट कर लीजिए, तो रिएक्शन इनटू गामा m0 डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ वेव इनटू fy ऑफ वेव होगा। देन r इज 100, इट विल बी 1.10, thickness of wave 7.4 into this is 250, so the answer is 59.45 mm। ओके, तो अब करना क्या है, यहां से जो बी मिल रहा है, बी जो मिला, तो ये जो आपको लेंथ रखनी है वो इस हिसाब से आप करिए, बी प्लस 10 mm। 10 mm क्यों करते हैं, क्लियरेंस के लिए। एक तरफ से यहां पे 5 mm और 5 mm यहां से, तो क्लियरेंस के लिए 10 mm और ऐड कर देते हैं, तो इनका जो आंसर मिल जाएगा दैट इज ऑलमोस्ट 70 mm। तो अब इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है सेक्शन के 110 से ये ज्यादा होना चाहिए, और ये जो है आपका दैट इज 70 mm से भी ज्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप टेबल में देखेंगे, स्टील टेबल में आयल से, तो एक सेक्शन आपको मिलेगा जो 110 से ज्यादा है, दैट इज 150 बाय 75। एंड अब बात करता हूं थिकनेस के लिए, तो आपको मैंने बताया था थिकनेस ऑफ जो आपकी प्लैंक की थी थिकनेस कॉलम के लिए वो 9 mm थी, उनसे आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो लेट सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं
12 mm। तो आपने जो चूज किया है सेक्शन दैट इज 150 by 75 by 12 mm, दिस इज द सेक्शन विच यू हैव टू एज्यूम। ओके, आई होप ये सेक्शन किस हिसाब से आप चूज करते हो वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, लेंथ ऑफ द बीयरिंग ऑन सीट एंगल, और दूसरा जो है दैट इज द सीट एंगल सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, जो उनकी लेंथ है, यहां फिगर देख लीजिए। तो ये जो लेंथ है दैट इज द सीट एंगल सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट है, दैट इज लेट्स सपोज B1 और यहां नाम दे रहा हूं B2। ओके, तो ये इक्वेशन है आपके लिए थिकनेस ऑफ प्लेन और R1 ऑलरेडी आपने डिफाइन किए हुए हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन। B जो आपको मिला था दैट इज 59.45 माइनस 11.4 प्लस 16, तो ये 32 mm अप्रोक्सीमेटली। अब B1 जो है दैट इज 32 प्लस 10 जो कर रहा हूं वो पिछले स्लाइड में ही बताया, 5 प्लस 5 दोनों तरफ से हमने ऐड किए थे, माइनस अब TA और RA क्या है, तो ये देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको फिगर में कहां से मैं वो चूज कर रहा हूं। वो एंगल सेक्शन के लिए आपकी प्रॉपर्टी है, वो आप यहां से ले लीजिएगा। तो इनका जो आंसर आ रहा है दैट इज 22 mm की बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यूडीएल में कन्वर्ट करना है रिएक्शन को। तो रिएक्शन को यूडीएल में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो V1 लेंथ है वहां पे ही आपकी जो लोड है डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब 100 किलो न्यूटन है टोटल लोड, अब वो B1 लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पहले तो आपको 100 बाय B1 करना है, मतलब रिएक्शन बाय B1। यहां देख लीजिए LS पावर 3 कर रहा हूं फॉर द न्यूटन, एंड B1 जो है आपका यहां पुट कर रहा हूं। अब बात करते हैं, अगर ये यूडीएल हो गया, दिस इज द यूडीएल नाउ। ओके, सो यूडीएल कैंटिलीवर हो गया, यूडीएल के लिए आप क्या लिख सकते हो, WL²/2। तो B2 जो लेंथ है वो आपकी लेंथ हो गई, लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दैट इज B1, और बेंडिंग मोमेंट के लिए जो लेंथ जो चाहिए थी आपकी दैट इज दी B2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूडीएल किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। तो यूडीएल से आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करनी है फॉर द लेग कैंटिलीवर कंडीशन, क्योंकि यहां जो लोड लग रहा है दैट इज पॉइंट लोड, बट इस प्लेट को लगने वाला है, तो इनको पहले आपको क्या करना होगा, यूडीएल कंडीशन में कन्वर्ट करना होगा। और यूडीएल कन्वर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये आपका पूरा हो गया कैंटिलीवर पोर्शन दैट इज WL²/2। ओके, सो B2²/2। तो अब बात करते हैं, दिस इज 100 into 10⁻³ दिस इज 32 and 80 is 22²/2 is approximately 756 Newton into mm. So this is the moment, that is 756 Newton into mm. Okay, चलो ये इक्वेशन हो गया। अब बात करते हैं बी जो आपको लेना है वो फ्लैंज विड्थ ऑफ दी बीम सेक्शन लेनी है, और थिकनेस जो आपकी है वो एंगल सेक्शन की लेनी है, और डिवाइड बाय 6। अब प्लेन विड्थ जो थी दैट इज 165, और थिकनेस जो है दैट इज द एंगल सेक्शन दैट इज 12²/6। अब 165 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो विड्थ होगी, आपने तो सेक्शन यहां फाइंड कर दिया 150 और यहां कुछ हुआ 75। अब इनकी जो विड्थ होगी दैट इज 165। ओके, क्यों, क्योंकि जो बीम है, ये जो बीम की विड्थ जो विड्थ थी फ्लैंज की दैट इज 165। सो 165 आपकी थिकनेस होगी, और सॉरी विड्थ फ्लैंज की विड्थ होगी, और थिकनेस जो है वो आपकी 12 mm होगी, क्योंकि ये जो थिकनेस होगी इनकी वो होगी आपकी 12 mm एंगल सेक्शन की। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको प्लेट दिखेगी। दिस इज 165 एंड दिस इज 12 mm। सो उनका Z जो होगा दैट इज 165 into 12² डिवाइड बाय 6। उनका आंसर 3960 mm⁻³ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू 1.2 into 3960 250 डिवाइड बाय दैट इज 1.10। इनका जो आंसर है 1080 दैट इज किलोमीटर इनटू मीटर, और आगे जो आपका आंसर मिला था दैट इज
756 किलोमीटर इंटू मीटर। तो वो यहाँ चेक कर लीजिएगा। आगे जो स्टेप नंबर 7 में आपको मोमेंट फाइंड की थी दैट इज इन किलोमीटर इंटू मीटर, क्योंकि 10⁻³ थी वो अपने मैंने डायरेक्टली न्यूटन इंटू mm लिख दिया था, वहां चेंज कर लेना, किलोमीटर इंटू मीटर ही रहेगा वहां पे, ठीक है। अब देख लीजिए, ये आपकी मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है और ये आपका रेजिस्ट करने वाला है, तो विच इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड। ओके, सो रिक्वायर्ड कंडीशन से आपकी जो डिजाइन मोमेंट है वो ज्यादा है। सो यहाँ पे सेक्शन आपका जो प्रोवाइड कर रहे हो एंगल सेक्शन, इट इज सेट फॉर दिस ईयर के लिए। सबसे पहले तो सीट एंगल जो है उनका जो आउटस्टैंडिंग लेग, ये देखो दिस इज द आउटस्टैंडिंग लेग। अब वहां क्या करना है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज दैट इज 165। मैंने आपको इससे पहले के जो कंडीशन थी बेंडिंग मोमेंट वहां समझाया था 165 क्यों लेते हैं। 12 एंगल सेक्शन के लिए थिकनेस होगी दैट इज 250 डिवाइड बाय √3 into 1.10। The answer is 259.8 kilonewton which is greater than 100 kilonewton। तो ये तो बात सही हो गई कि आपका जो आउटस्टैंडिंग लेग है which is set for the given condition of angle section। आपने जो सीट एंगल के लिए सिलेक्ट किया है 150/75/12 it is set for the shear also। अब बात करते हैं, अब जो बीम जो है वो रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो पहले अपने एंगल सेक्शन जो है उनका चेक कर लिया वो शियर में फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सेकंड मोमेंट के लिए भी चेक कर लिया, मोमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो हो रही है वो आप रेजिस्ट कर रहा है एंगल सेक्शन नहीं कर रहा है वो चेक कर लिया। अब बात करते हैं बीम जो है वो बीम फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर बीम खुद ही फेल हो गया तो शियर में, क्योंकि आप जो लोड है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो थ्रू दी कॉलम, ओके, बट जो उनकी स्ट्रेंथ चाहिए इन दी कंडीशन ऑफ शियर, क्योंकि शियर फेलियर किस तरह से होगा, एक लोड आ रहा है आपको ऊपर से और जो कॉलम का रिएक्शन आ रहा है नीचे से, सो शियर विल बी डेवलप। तो शियर में आपका एंगल सेक्शन तो नहीं टूटना चाहिए, फेलियर नहीं होना चाहिए, साथ में आपका बीम सेक्शन भी फेल नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं एबी इज द एरिया ऑफ द बीम। बीम की प्रॉपर्टीज देख लीजिए, 350 थी और उनकी जो थिकनेस थे दैट इज 7.4 और दिस इज 250 डिवाइड बाय √3 into 1.10। सो इनका आंसर आ रहा है 339 किलो न्यूटन विच इज मोर ग्रेटर देन 100 किलो न्यूटन। इट इज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दी 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सो आपने बेंडिंग मोमेंट का चेक भी कर दिया, शियर का भी चेक कर दिया। सो यू हैव टू प्रोवाइड 150/75/8 mm, sorry 12 mm एंगल सेक्शन जो आपको पूछा था फॉर दी सीट, ओके। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।